cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरे साथ मौजूद हैं बैरोनेस फ्लैदर। लेडी फ्लैदर के नाम से भी हम उनको बीच में पुकारेंगे, और अगर इजाज़त मुझे मिली, जो यहाँ के एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है, वो ये है कि मैं पूछने से आप कह सकते हो, किसी खिलाफ नहीं है। अच्छा, ठीक। तो मैं आपको श्रीला जी भी कह सकता हूँ बीच में कहीं कहीं। तो बैरोनेस फ्लैदर जो हैं वो इस मुल्क में पहली एशियन वुमेन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो मेंबर बनी। मैं समझता हूँ कि कुछ बातें आप ही से ज़रा सुनने को मिलेंगी, जैसे कि किस तरह की पाबंदियाँ होती हैं। ये एड्रेस जब हम करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के किसी मेंबर को, फ़र्ज़ कीजिए लॉर्ड नाम लें, लॉर्ड पॉल, और आपने नाम भी वो सोचा जिन्होंने पैसे चीट किए हाउस ऑफ लॉर्ड से। पर वो मैं तो उनसे बात नहीं करती। हमारा इंटरव्यू ही बड़ा ख़तरनाक रोड पे अचानक शुरू हो गया है, पर वो कहते हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं किया। कैसे कहते हैं? जब प्रूव हो गया, उनकी वो इंटरव्यू हो गई कमेटी से, ख़ास जो कमेटी है इन चीज़ों के लिए, उनकी इंटरव्यू हो गई। आप वो ले सकते हैं, मैं आपको ला के दे सकती हूँ सारी उसकी, जिसमें लिखा है वो सबके लिए, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट। लेकिन कोई इंडाइटमेंट नहीं हुआ किसी भी तरह का? इंडाइटमेंट नहीं कराई ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। किसी की भी नहीं कराई, उसकी भी नहीं कराई। वो उद्दीन की, उसने भी तो काफ़ी पैसे लिए, कोई उसने तो काफ़ी पैसे लिए। और इसकी भी नहीं कराई ये, और तीसरा कौन था? भाटिया। आप देखिए, इतनी मैं तो थोड़ा डर भी रहा हूँ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो लाइबलस हो मेरे लिए। नहीं, लाइबल नहीं, सब ये वो है, इसका सब रिकॉर्ड है हाउस ऑफ लॉर्ड में। किसी की भी जो इंटरव्यू हुई है कमेटी से, वो सारा लिखा हुआ है। लफ्ज़ चीटिंग का इस्तेमाल नहीं है उसमें। क्यों नहीं? चीटिंग ना से ही तो स्टीलिंग कर रहा हूँ। नहीं, वो कुछ दूसरी तरह का मामला है। खैर, एक बात और है, they were not entitled। आपको पता है, कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि मैंने जैसे इंटरव्यू में पहले ये बात कही कि आप पहली एशियन वुमेन है, फर्स्ट एशियन वुमेन टू बिकम मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड फर्स्ट पीयर एज दे से। ओके। और आपने जितनी भी बातें कही वो सब एशियन मेंबर्स हैं। अब ये मेरी गलती थोड़ी है, इत्तेफाक की बात है। ये तो इत्तेफाक की बात है। ये बात आई, ऐसा लगता है जैसे कि अगर कोई गड़बड़ी भी अगर करेगा तो इस मुल्क में क्या एशियन ओरिजिन के लोग ही रह गए हैं? नहीं, औरों ने भी करी हैं, औरों के नाम भी हैं। This Lord Taylor, he said that he lived in Birmingham to look after his mother, so he claimed the money for travelling from Birmingham to London and night subsistence. Okay. His mother had died 2 years before. He went to prison. क्योंकि मैंने वो तो जेल खाने जी, मैंने ये सुना था थोड़ा पहले भी, जब इन लोगों ने सफाई में एक ही बात कही कि साहब कुछ इसलिए भी कि देखिए जो राइट विंग प्रेस है इस मुल्क में, ख़ास तौर पे चाहे वो डेली मेल हो या संडे टाइम्स हो या रूपर्ट मर्डॉक के जो अखबार हैं कुछ, कि वो थोड़ा सा जो कलर वाले लोग हैं या एशियन लोग बाग हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई भी उनको अफवाह या ख़बर मिलती है तो उसको बहुत ज़्यादा उछालते हैं। और जो लोग हैं, अंग्रेज़ हैं कई, जिनको उन्होंने पकड़ा इन चीज़ों के लिए, पर उनकी ख़बरें नहीं आई हैं अखबार में। अब ये इसका हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द एशियंस, देयर आर अदर पीपल आल्सो, and people have been they haven't been able to come to the Lords till they have paid. Well, for Lord Paul that was easy peasy. He paid straight away the money that he's supposed to have taken. He said that he lived, his home was not in London, his home was in Oxford, and he lived in the flat of the manager of the hotel he owned, and then he admitted to the committee that he'd never slept there. So how can he claim नाइट सब्सिस्टेंस? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को कहेंगे ये इंटरव्यू बड़े खतरनाक नोट पे अचानक शुरू। खतरनाक क्यों? वो करें मुझे लाइबल के लिए लॉर्ड पॉल, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ उनके सामने। अच्छा, आप क्यों डर रहे हो? मैं कह रही हूँ, आप तो नहीं कह रहे हो। मैंने तो ये सोचा था कि सिर्फ ये पूछना है आपसे कि लॉर्ड पॉल कहना ज़्यादा मुनासिब रहता है। अच्छा, वही एकदम से नाम मेरे ज़माम में आया इत्तेफाक से, या मतलब ये कि बैरोनेस फ्लैदर, क्योंकि सबसे पहले कोई भी एशियन जो भी खातून महिला इस मुल्क में जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बनाया गया वो आप रही हैं। ये 1990 में हुआ? हाँ, 1990 में। उससे पहले तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड
इस देश में सियासत करने का आया है, आपने तो राजनीति की है sort of थोड़ी बहुत जो भी है, और वो यहाँ यहीं की जहाँ 15 साल हाँ, ये इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मेडन हेड, आप ही का घर है, आप ही की रहाइश है, रेजिडेंस है, क्या शानदार। और ये मेडन हेड और साथ में विंडसर, ये दोनों की मिली हुई रॉयल बरा जी। और विंडसर तो महारानी जहाँ रहती है, महारानी ने ये जो हैं मेयर्स, इनके लिए कोई ख़ास जगह नहीं रखी हुई। आई वॉज लकी बिकॉज फॉर अदर रीजंस आई गॉट टू मीट हर। अब ये भी बहुत खुशकिस्मती है कि कहीं जाते आते हैं अगर क्वीन हुई वहाँ, तो वो उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराने की ज़रूरत, वो मुझे जानती हैं अच्छी तरह। ऑफ कोर्स जानती हैं। हाँ, और प्रिंस फिलिप भी बहुत अच्छी तरह, अब तो वो रिटायर हो गए, लेकिन बहुत काफ़ी उनके साथ मैंने उनकी जो वो करते थे उन कमिटीज़ वगैरह उनमें काम किया है। अभी जब ये प्रिंस हैरी की शादी हुई तो आपके पड़ोस में तो हुई विंडसर में? जी हाँ। आप कहीं शामिल थी किसी चीज़ में? देखिए मेरे बस का नहीं है इतने लोगों के साथ जाके कहीं जाना। अब मैं बहुत, मेरी उम्र बहुत हो गई है, मुझे क्राउड्स नहीं अच्छे लगते। एक बात मैंने टेलीविज़न पे देखी मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप यहीं इसी जगह विंडसर और मेडन हेड इसकी डेप्यूटी मेयर भी रही हैं? डेप्यूटी मेयर और मेयर भी रही हैं? हाँ, वो भी तो पहली थी। हाँ, अब वो भी पहली एशियन वुमेन बार बार कहा जाता है, और एशियन थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका मतलब अल्टीमेटली ये होता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आने वाले लोग, चाहे हिंदुस्तान से आए हों, पाकिस्तान। बैरोनेस फ्लेदर आप, और लेडी फ्लेदर मैं कहूँ जी जी, आप की पैदाइश लाहौर में हुई, गंगा आइस फैक्ट्री। और अब मैं आ रहा हूँ उस पंच लाइन पे जो बहुत लोगों के लिए एक कमाल की चीज़ है सुनने के लिए। सर गंगाराम की फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, आप उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं। हाँ। ग्रेट ग्रैंड डॉटर? मेरे फादर उनके ग्रैंडसन थे। आपके परदादा? वो मेरे परदादा थे। सर गंगाराम? हाँ, मेरे फादर के दादा थे। क्या बात। और मेरे फादर को वो बहुत प्यार करते थे, और वो लड़की के लड़के थे, और उनको काफ़ी उन्होंने अपने साथ रखा, almost like helping him with various things in the early days. और सर गंगाराम के बारे में मैं बहुत ही अगर संक्षेप में इख्तिसार के साथ में एक बात कहूँ, वो ये है कि कहा जाता है कि लाहौर का अगर कोई मॉडर्न आर्किटेक्ट है वो सर गंगाराम है। अब मॉडर्न तो नहीं कह सकेंगे, अब तो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको वो लाहौर वाले कहते हैं फादर ऑफ लाहौर। फादर ऑफ लाहौर कहते हैं, बिल्कुल सही कहा भाई, फादर ऑफ लाहौर। और देखें इससे अच्छा क्या किताब हो सकता है किसी के लिए। कमाल है। बहुत बड़ी शानदार उनकी बनाई हुई इमारतें हैं वहाँ पे आज भी, बढ़िया, जो उन्होंने डिजाइन की एज एन इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट। बट यू नो ऑल दोस स्मॉल ब्रिक्स दैट ही यूज्ड इज वेरी अट्रैक्टिव। जैसे लाहौर का म्यूजियम है, मैंने देखा है, एक ही बार में पाकिस्तान गया हूँ, और वो म्यूजियम देख के आप ऐसे रह जाते हैं। हम तो काफ़ी जाते थे, और उनकी जो इमारत थी वो म्यूजियम के सामने थी लाहौर में, जब पहले पाकिस्तान बनने से पहले 47 से पहले की बात है। हाँ। और जो कुछ इमारतें जो आपको अच्छी लगती हैं? उनके बड़े लड़के का जो घर था, ऑफिस था, वो भी बहुत शानदार था। उनका मार्बल स्विमिंग पूल था, तो हर दफ़े जब हम उनके घर जाते थे तो मैं स्विमिंग पूल देखने जाती थी कि शायद इस दफ़े पानी हो। एक दफ़े पानी नहीं उसमें देखा। मैंने कहा इतना बढ़िया स्विमिंग पूल बनाया पर पानी नहीं देखा, किसी ने यूज़ नहीं किया। पाकिस्तान से आप कब आई इस मुल्क में? पाकिस्तान से तो पहले मेरे फादर ने असल में हमको अमेरिका भेज दिया मई 47 में, क्योंकि we had a very bad incident in our house in Lahore. My brother brought some girls from a girls' college, and the police attacked us. So all night they were shooting at the house. We all lay on the floor, and the girls as well, because they were planning to take the girls away. काफ़ी तो चली गई थी अपने माँ बाप के साथ, जो बची थी उनको मेरे भाई हमारे घर ले आए। ये आप 47 से पहले की बात बता रही हैं? 47 की ही बात बता रही हूँ। 47 में ऐसा हुआ? हाँ, तो इस और ये लड़कियाँ जो हैं वो जाहिर सी बात है गैर मुस्लिम थी? वो मिक्स थी। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल है गैर मुस्लिम होंगी, मुस्लिम नहीं होंगी। अब मुझे ये तो याद नहीं है, लेकिन वो कोई 16-17 लड़कियाँ थी
और वो मेरा भाई उनको अपने हमारे घर ले आया। सो वो जो सबसे बीच वाला कमरा था उसमें सब हम लोग उस पे कारपेट पे लेटे हुए थे ताकि वी वुडंट बी टारगेटेड बाय द। पर सारी रात पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। तो फिर मेरे फादर को बहुत वो लगा, ही गॉट वेरी वरीड अबाउट। तो उन्होंने मुझे और मेरी माँ को अमेरिका भेज दिया। मेरा भाई वहाँ पढ़ रहा था तो उसके पास भेज दिया अमेरिका। अब सोचिए सर गंगाराम की फैमिली ही अगर महफूज ना हो लाहौर में, नहीं, तो इससे नहीं ज़्यादा हुआ क्या ना, हो ये सकता तो है? सब खत्म हो गया था। लोग उस वक़्त तो लोगों को ये था कुछ ऐसे कुछ चढ़ गया था सबके दिमाग में, एक अजब जुनून, एक अजीब बातें। पागलपन। क्योंकि देखे ना, हम लोग सब ऐसे रहते थे कि हम सोचते ही नहीं थी कि ये मुसलमान है ये हिंदू, हम सोचते ही नहीं थे इस बात को। हमारे डॉक्टर्स थे दो, एक मुसलमान था एक हिंदू था। हमारे साथ वाले जो सबसे हमारे नज़दीक वाले थे उनके वो जो उनकी वाइफ थी उनके फादर ग्रैंडफादर के ग्रेट ग्रैंडफादर के फ्रेंड थे। तो वो हमेशा उनका घर हमारे घर के साथ था। तो मैं तो उनको अपनी असली बुआ समझती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरी असली बुआ नहीं है। शी ट्रीटेड मी लाइक दैट, आई ट्रीटेड हर लाइक दैट। तो सवाल ही नहीं उठता था उन दिनों में। और अमेरिका से फिर आप इस मुल्क में आई? नहीं, अमेरिका से फिर मैं दिल्ली गई ना। इस मुल्क में तो आपको बड़ी जल्दी है यहाँ पहुँचने की। अच्छा, दिल्ली गई आप? हाँ, फिर वहाँ से मैं दिल्ली गई। तो फिर मेरे फादर को नई जॉब मिली एज अ डिप्लोमेट। तो उनको भेजा वहाँ अर्जेंटीना भेजा गवर्नमेंट ने। तो मैंने कहा मैंने जाना है। मेरी माँ ने कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने बहुत वो किया, शोर मचाया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि तंग कर दिया मैंने उनको। तो उन्होंने कहा जा फिर जा। तो एक उनके फ्रेंड की लड़की थी, वो उनकी सेक्रेटरी बन के गई थी। तो उनकी हमारे साथ बहुत पुरानी दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा कि कोई है, कोई औरत तो है ना। तो फिर मुझे मैं चली गई उनके साथ। तो 2.5 साल मैं साउथ अमेरिका में रही। 6 महीने अर्जेंटीना में, 2 साल ब्राज़ील में। And I think it was the making of me because you get to meet all kinds of people. I mean, ख़ास तौर से डिप्लोमेटिक लाइफ में तो ये वहाँ के हैं, ये वहाँ के, वो वहाँ के, सबसे फिर ऐसे लगता है कि the world is one. दिल्ली में जब आप रहीं तो जो भी छोटा सा पीरियड था, सर गंगाराम का नाम इतना बड़ा था उस फैमिली का, तो उससे कहीं कुछ असर था? नहीं, उस वक्त तो कौन जानता था। इतना शानदार हॉस्पिटल 1951 में बन गया था मेरे ख्याल से वो। पर यानी फिर आस्ते आस्ते ना, अभी भी वो बात नहीं है। जो उनका नाम असल में सिर्फ लाहौर में है। that was his city। और कहीं लोग इतना नहीं जानते। नहीं, दिल्ली में तो बच्चा जानता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं दिल्ली वाला हॉस्पिटल की वजह से जानते हैं, लेकिन नॉट व्हाट ही डिड। 675 बेड्स का हॉस्पिटल दिल्ली में, और अब से नहीं, एक लंबे अरसे से बड़ा शानदार हॉस्पिटल माना जाता है। आपको पता है ना कैसे वो बना है? वो जो उन्होंने कॉम्पनसेशन दी ना उसकी ट्रस्ट की पाकिस्तान ने, उससे बना हॉस्पिटल। किस तरह से, ज़रा बताइए मुझे। क्योंकि जो लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ छोड़ गए थे ना पाकिस्तान में, और ख़ास तौर से ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो ट्रस्ट था। तो उसलिए उसकी कॉम्पनसेशन दी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। नॉट द अमाउंट दैट वी लेफ्ट बिहाइंड, बट, और आई शुड से द फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, बट एट लीस्ट enough to start the hospital. And it carried on his ideas like so many must be treated free. तो ये है कि 25% तकरीबन फ्री हैं। बाकी उसके बाद 2-3 टियर्स हैं, जैसे कि कुछ दे सकते हैं तो कुछ देते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़्यादा दे, फुल प्राइस देते हैं तो फुल प्राइस देते हैं। तो इस तरह से ये है कि इट रीचेस मोर पीपल। कहाँ, किस जगह पे रही आप दिल्ली में? उस वक्त तो मेरे फादर को गवर्नमेंट का हाउस मिला हुआ था, वो था हार्डिंग एवेन्यू में। तो बहुत शानदार घर था। मेरे ख्याल से बैठे हैं, अगर आप मुनासिब समझें। आई वुड लाइक टू सिट डाउन एक्चुअली। हाँ, प्लीज़। आपने एक बात कही कि मुझे लंदन आने की बड़ी जल्दी है, तो अब आप इजाज़त दें तो लंदन आ जाए। हाँ, आ जाते हैं। जब मैं गई ना वहाँ से साउथ अमेरिका से वापस, तो मुझे मेरी माँ ने कहा कि तुम सब अपने बाप के पास रही हो, अब मेरे पास रहना है, पर मैं बाप के साथ नहीं रहूँगी। सो हम लोग लखनऊ गए।
क्योंकि वहाँ पे वो था ना कॉलेज औरतों का, IT कॉलेज इजाबेला थोबन, सो उसमें उन्होंने मुझे भर्ती करा दिया। हाँ, लेकिन आप सोचें कि वो कॉलेज ऐसा था कि हर रोज़ उनकी वो होती थी चैपल 12 बजे दिन में, तो वो जो टीचर्स थी वो देखने जाती थी कि कोई लड़की क्लासरूम में तो नहीं बैठी है और फिर वो हिंदुओं को और मुसलमानों को बुरा भला कहते थे उसमें। इट वाज रियली हॉरिबल। पता नहीं हाउ डिड वी पुट अप विद इट। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो कहते थे क्रिश्चियनिटी इज सो मच बेटर। I mean, you realize how wonderful Christianity is. Well, maybe. I don't say any religion is much good to people. आप अपने आप को हिंदू एथीस्ट कहती हैं। हाँ। ये क्या मतलब होता है हिंदू एथीस्ट का? इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ जिस चीज़ पे मैं अमल करती हूँ वो बहुत सिंपल है। इट्स अबाउट डू योर कर्म according to dharma. You know, dharma is not religion. Dharma is everything. Good, right thinking, duty, etc. So whatever you do according to the right thinking. Okay? So that's what I've taken from the Gita. So I'm a Hindu, but I'm an atheist. कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं आपने एक जगह बना रखी है। मैंने जगह ये बनाई हुई है कि कई चीज़ें ऐसी हैं हर एक रिलीजन में। अब देखें ना, क्राइस्ट इज सपोज टू हैव सेड डू टू अदर्स व्हाट यूड लाइक देम टू डू टू यू। अगर और कुछ ना कोई करे, सिर्फ यही सोच कर जिए, तो दुनिया बदल जाए। आपने क्राइस्ट का जिक्र किया, उधर तो मैं इतनी पीछे तो मैं नहीं जाऊंगा उस हवाले से, लेकिन कुछ ये जो हिंदू मुसलमान और अभी कुछ जिक्र हुआ था, और मुझे लगा कि आप कंट्रोवर्सीज या विवाद या कहते हैं ना तनाज़ा, उससे घबराती नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात ये है। बिल्कुल नहीं, क्या करना, एक ही ज़िंदगी है। अच्छा, घबराती नहीं है। तो मेरी हिम्मत हो रही है कि मैं फिर क्यों ना आपसे एक दो बातें और पूछ लूँ। अभी आपने जैसे क्रिश्चियनिटी के बारे में एक बात कही, क्रिश्चियनिटी के बारे में तो नहीं, लेकिन जो क्रिश्चियन प्रैक्टिशनर्स होते हैं बहुत बार, उनके बारे में एक बात कही। बैरोनेस फ्लेदर, यहाँ इस मुल्क में आपके हवाले से 2-3 कंट्रोवर्सीज तो बड़ी मशहूर हैं जो मैंने खुद सुनी। एक तो ये कि आपने एक बार कहीं बांग्लादेशियों पाकिस्तानियों के बारे में यही कहा कि ये बच्चे पैदा करते हैं सिर्फ इसलिए कि इनको बेनिफिट्स चाहिए होते हैं। ट्रू, ये बात आपने कही? हाँ, कही मैंने। इस मुल्क में जो मैंने ये उसमें निकली थी न्यूज़पेपर्स में, इतनी ईमेल्स आई, इतना धब्बा कि थैंक गॉड समबडी सेड द ट्रूथ। There are a lot of children. लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि जो आपके पास में चिट्ठियाँ आई है, इस मुल्क में जो राइट विंग लोग हो सकते हैं, गोरे लोग हो सकते हैं, के लोग, जो उनके नेशनल फ्रंट वाले भी हो सकते हैं, भेजने वाली चिट्ठियाँ हो सकते हैं। लेकिन आप सुनिए ये कि अगर 5-6 बच्चे बनाएंगे और काम नहीं कर रहे हैं तो कैसे उनको, अब अपने गांव में होंगे तो अपने आप खिलाएंगे ना बच्चों को। तो मैंने कहा था कि 2 बच्चों के बाद बेनिफिट्स 30 बच्चे के लिए आधे, चौथे बच्चे के लिए चौथाई, ताकि और बच्चे उन्होंने बनाने तो अपने आप पाले, उनके बच्चे हैं। मतलब ये कि उनको बेनिफिट से अलग कर दिया जाए। बेनिफिट से अलग नहीं, 2 बच्चों के लिए 2 बच्चों के बाद में, हाँ 2 बच्चों के बाद उसके बाद आधा, उसके बाद चौथाई। अब ये जो है ना, क्या कहते हैं, क्रेडिट्स, इनका इन्होंने कुछ किया है। पर दिलचस्प बात यह है कि आपने जो भी बात कही वो इस कदर बुरी लगी हर इंसान को, इस मुल्क में, और तो और आपकी पार्टी को बहुत बुरी लगी, जिसकी आप है कंजर्वेटिव पार्टी जो है ना, वो कुछ भी नहीं कर रही अपने मुल्क के लिए। अब ये है, देखिए कितनी ये जो है ना पाकिस्तानी औरतें जिनकी शरिया मैरिजेस हुई हैं, उनका कोई राइट नहीं है। उनका मर्द दरवाज़ा खोल के उनको बाहर बिठा सकता है, कुछ नहीं उसको देने की ज़रूरत, कुछ नहीं उनके लिए करने की ज़रूरत। ये कोई बात है? अब सिर्फ कह दें कि भाई हर मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए, इसमें क्या तकलीफ़ है किसी को? सिर्फ तकलीफ़ हस्बैंड्स को है, उनके लिए मेरे कोई सिंपैथी नहीं है। No, but it's a fact. There are so many things which are wrong
अब आपने जब इतना सुन लिया कि बहुत लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपकी That's पार्टी all ने right. क्रिटिसाइज़ किया, इस मुल्क के सारे बड़े अखबारों ने भी किसी हद तक आपको क्रिटिसाइज़ किया, शायद मेरे ख्याल से डेली मेल को छोड़ के कोई पर फिर लोगों ने इतने लोगों ने मुझे चिट्ठियाँ लिखी जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, उनकी तो 3-4 आई। हाँ, उनको लिखना नहीं आता लेकिन होगा, जो आप उनको लिखना नहीं आता होगा। लेकिन जो आपके पुराने वतन के लोग हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भाई देखिए, वो तो बड़े नाराज़ हो गए। नहीं हुए, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं उनकी वजह से तो नहीं पहुंची हूँ ना कहीं। आप किसकी वजह से पहुंची हैं? उन्होंने कभी मेरी किसी इंडियन ने, किसी पाकिस्तानी ने मेरी वो नहीं करी, सपोर्ट नहीं करी है कभी भी। ये कहा है कि शी शुड बी देयर और शी इज सो नाइस दैट शी इज देयर, ये सवाल ही नहीं उठा कभी भी। एक नाम मुझे और याद आता है, वो है लिंटन क्रॉस्बी, जो कि चीफ स्ट्रेटजिस्ट डेविड कैमरन के इलेक्शन से पहले, इलेक्शन लड़वाने के लिए 2012, और वो किसी एक महफिल में, जो टोरी पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी जो आपकी पुरानी पार्टी रही, अब तो आप क्रॉस बेंचर हैं, उसमें वो कुछ गालियां बक देते हैं मुसलमानों को, एफ वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। दैट इज नॉट राइट। और आई हैव नेवर रन डाउन मुस्लिम्स लाइक दैट। आपने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि आपने, मुझे तो पता भी नहीं है, आपने बता रहे हैं मुझे उस वक्त। नहीं, मुझे ये याद है कि आपने लिंटन क्रॉस्बी की बड़ी तारीफ की 1-2 मौक़ों पे, ये आपको याद नहीं होगा। नहीं, मुझे किसी ने पूछा, just didn't tell me about the F word, but they told me roughly what he said, don't bother with the Muslims, they don't vote anyway। हाँ, बिल्कुल यही बात। तो मैंने कहा it's true। कहाँ वोट करते हैं यहाँ पे? अब आपको पता है कि मैं यहाँ काउंसलर रही हूँ। they vote according to what their so-called community leader tells them, they don't vote according to what this tells them, they don't know what's going on। कभी आपके जहन में ऐसी बात नहीं आती अचानक, हो सकता है कुछ मुसलमान आपसे नाराज हो जाएं या पसंद ना करें? मैंने किसी को ना, मैंने हिंदू, अब हिंदू मेरे से नाराज हैं। हिंदू किस लिए नाराज हैं? आई एम सो वेल प्लेस्ड दैट both dislike me over caste, because I said we should have the law to protect people on basis of caste। ये आपने बात कही, लेकिन सरकार ने अभी तक आपकी बात को माना नहीं है। नहीं माना नहीं, अब तो बिल्कुल ना कर दी है। लेकिन अभी हमने हार नहीं मानी है। अभी हम वो करेंगे जुडिशियल रिव्यू टू सी वेदर दे हैव टोल्ड अस द ट्रूथ अबाउट द रिस्पॉन्सेस। अच्छा, ये जो आप चाहती हैं, जो बिल कहिए या जो भी एक इक्वालिटी उसमें है ना। हाँ, ये क्या है, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताइए। ये है कि जहाँ भी हिंदूज होते हैं उनसे रहा नहीं जाता। मतलब बिना कास्ट के। They are so focused on caste। इंडिया में देखिए, it's got worse and worse all the time। It's terrible। तो आपका क्या ख्याल है जो यहाँ रहते हैं, they are immune? I don't believe that। नहीं, इम्यून बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी बड़ा जबरदस्त कास्ट चलती है। अरे यहाँ के आप एड्स देख लीजिए, जब वो शादी ब्याह के लगाते हैं तो वो ऐसे होते हैं। किसी ने पूछा कि भाई ये कास्ट क्या होती है? मैंने कहा आप जाके देखो, जहाँ ये लड़के लड़कियों को मिलने के लिए वो होते हैं ना गैदरिंग्स, तो वो बिल्कुल कास्ट के ऊपर हैं। आई मीन अगर आप उस कास्ट के ना हो तो आप अंदर नहीं जा सकते उस गैदरिंग में। तो आप जो ये चाहती हैं, जो एक तरह से कानून बन जाए? मैं चाहती हूँ कि प्रोटेक्शन मिल जाए उनको, और ये वो कहते हैं फिर किसी को नहीं पता चलेगा क्या है। अब किसी के साथ बुराई हो रही है तो वो खुद बता देंगे आपको। यू डोंट हैव टू लर्न अबाउट कास्ट टू डू दिस। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इज ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल बीइंग ट्रीटेड बैडली। जी, गवर्नमेंट क्या कहती है? क्यों नहीं मानती आपकी बात? कर दी ना। हाँ, तो क्यों नहीं पहले तो हाँ कर दी थी, अब कहते हैं उसको निकाल दो इक्वालिटीज बिल में से कास्ट। मैंने ये सुना कि गवर्नमेंट किसी हद तक थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि जो हिंदू ग्रुप्स हैं उनका प्रेशर था यहाँ पे। बहुत प्रेशर है हिंदू ग्रुप्स है। 2 सोसाइटीज़ हैं, एक हिंदू फोरम है, एक हिंदू टेम्पल्स है। बहुत उन्होंने प्रेस किया, और एक MP है जिसने बहुत वो किया है, बॉब ब्लैकमन, हैरो वाले जी। उनकी तो वोट ही वहाँ है। मेरा भी वोट नहीं है। आप मत देना उनको वोट।
बिल्कुल यानी बात ये ना कि अपने उसमें उन्होंने जी आपने इसलिए बात कही, जैसे मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप में इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश की शायद पॉलिटिक्स को उतना अच्छी तरह से ना समझ पाएँ कि हैरो उन बराज में से उन जगहों में से है ग्रेटर लंदन के जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुओं की पॉकेट्स हैं। तकरीबन 40-45 हज़ार गुजरातीज वहाँ रहते हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो वहाँ से जो भी एमपीज इलेक्ट होके आते हैं तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रो हिंदुत्व होना पड़ता है, ज़रूरत है उनको। क्या करें, बेचारे वोट नहीं मिलेंगे तो कैसे करें, कैसे जाएंगे हाउस ऑफ कॉमन्स में। आप अब ये बात साबित हो गई, जो भी लोग देख रहे हैं, कि आप किसी को नहीं बख्शती। नहीं, सब एक, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। जो चीज़ मुझे गलत लगती है वो मुझे गलत लगती है। फिर आपको ये भी ज़रूर गलत लगता होगा कि रेसिज्म इस देश में, ठीक है हम सब लोग काफ़ी हद तक आज़ादी से रहते हैं, आप यहाँ पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, लेकिन आज भी रेसिज्म किसी न किसी शक्ल में बहुत नज़र आता है। जैसे बड़ी पोजीशंस हैं, बीबीसी के बारे में हमारे वो डाइक साहब कहा करते थे हिडियसली वाइट, कि ऊपर की वाइट। अब मेरे एक फ्रेंड हैं साइमन ऑलब्री, उन्होंने काफ़ी इसके बारे में करा है, बीबीसी को शर्माया है, लेकिन वो शर्माते नहीं हैं आसानी से। क्या उन्होंने कहा है? वो कहते हैं कि तुम कितने कम हैं प्रोपोर्शनली। बीबीसी में जो सीनियर पोजीशंस हैं वहाँ पे आपको एशियन ब्लैक्स नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं मिलेंगे। नहीं, पर नीचे भी जो क्रिएटिव एरिया में हैं उसमें नहीं है। सिर्फ ये कि वो लगा देते हैं काली शक्ल, एक इंडियन शक्ल, एंकर पे बिठा, एंकर बना देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे क्यों होता है? पर जैसे तो बीबीसी तो अपनी वो है ना, क्योंकि उनको तो कहीं से पैसे नहीं बनाने पड़ते, उनको तो हम पैसे देते हैं, तो दे आर देयर ओन बॉसेस, दे से वी कैन डू व्हाट वी लाइक रियली बेसिकली। आई ऑलवेज कॉल बीबीसी द सेक्रेड काउ, टाइम टू टेक केयर ऑफ द सेक्रेड काउ। आपका इशारा बहुत खतरनाक है। रूपर्ट मर्डॉक बहुत खुश हो जाएंगे आपकी बात। बहुत खुश हो जाएं। रूपर्ट मर्डॉक कौन से कम हैं? उनके साथ क्या मसला है आपको? नहीं, मुझे कुछ देखा आपने बचा लिया दामन। नहीं, बचा नहीं लिया, मुझे पता नहीं है ना। अच्छा। क्या होना चाहिए। नहीं, वो यहाँ इंक्वायरी हुई थी, लेविसन इंक्वायरी इतनी खतरनाक थी जिसमें उनकी पेशी हुई। अभी भी वो ठीक तरह से वो और मांग रहे हैं लोग, लेकिन वो पूरी तरह से मिली नहीं है उनको। वो लोग जो अब तक शायद ये सोच रहे हैं कि बैरोनेस फ्लेदर जो हैं वो तो बड़ी ऐसी बातें कहती हैं, बुरी बातें कहती हैं। किसी को नहीं बख्शती हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आई हैव नो प्रेजुडिस अगेंस्ट एनीबॉडी, they all deserve it। ओके इसीलिए कुछ लोग ऐसी बातें आपके बारे में भी कह देते हैं जो सख्त हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैंने एक बात बड़ी दिलचस्प इस मुल्क में देखी, और मैं जहाँ से आपको जानता हूँ और हम सब लोग आपको बहुत मानते हैं, क्योंकि वो इमेंस कंट्रीब्यूशन था। आपने 97 के आसपास इस मुल्क में एक मूवमेंट चलाया, और उसमें ये था कि भाई जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो विश्व युद्ध कहलाते हैं, जंग अजीम, उनमें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आने वाले फ़ौजी लोग थे, और भी लोग थे जो काले भी थे और भी लोग थे, अफ्रीका से आने वाले लोग थे, तकरीबन 5 मिलियन सबसे ज़्यादा हमारे थे। 5 मिलियन 50 लाख के आसपास वॉलंटियर्स थे जो उन जंगों में जिन्होंने हिस्सा लिया, और उनकी यहाँ इस मुल्क में कोई यादगार नहीं थी तब तक। इमेजिन आपने मूवमेंट चलाया, वो क्या था, जरा याद दिलाइए लोगों को। तो मैंने ट्रस्ट बनाया। असल में बात ये थी कि मैं एक रेडियो प्रोग्राम पे, ये सनराइज, उन्होंने वो बात कर रहे थे लोगों से, तो एक वहाँ थी, उन्होंने कहा कोई मेमोरियल नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो मैंने पूछा तो सबने कहा कि नहीं, कोई मेमोरियल नहीं है। एक चैपल है उसमें सेंट पॉल्स में, एक कुछ है सैंडहर्स्ट में, पर मेमोरियल नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे, ये वी कांट लीव इट लाइक दैट। सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन, you can't look behind you, you have to do it. So I set up a trust of people who I thought would want to be on it, be helpful and all that. Then we started our program to raise money. मैंने सोचा था कि जो एशियंस हैं यहाँ पे, उनको बड़ी खुशी होगी कि हमारे लोगों की वो होगी, जान जाएंगे सब लोग हम कि हमने क्या किया इस मुल्क के लिए। 10% भी पैसे नहीं दिए उन्होंने। और वो 10% जो आए हैं मुश्किल से,
वो फंक्शंस से आए हैं। जब जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स एक फंक्शन में आए थे, प्रिंसेस एन एक फंक्शन में आई थी, उनसे आए, बट दे डिड नॉट गिव मनी फॉर द प्लेस। फिर पैसा कहाँ से आया? फिर पैसा आया एक तो मिलेनियम कमीशन से, फिर कुछ एक दो लोग थे जिन्होंने दिए कुछ, ये अनवर परवेज़ और कुछ उसने नून ने काफ़ी मदद करी, और ऐसे थोड़ा बहुत आया। मित्तल ने नहीं दिया कुछ भी। मुझे नून कह रहा था अगर मेरे पास मित्तल के पैसे होते, क्योंकि काफ़ी दिन की बात है। नून साहब तो चले गए इस दुनिया से। बहुत दुख की बात है मुझे, मेरे बड़े बड़े ख़ास। वो गुजराती ओरिजिन के थे और इस मुल्क में उन्होंने मसाले वगैरह बहुत सारी चीज़ों के लिए। That's true, but it's not just that. He was a good man, and you know, one of the few really nice people I knew in my Asian community. Very good friend. Well, जिसकी जहाँ तक टाइम होता है, back to the gates. गेट्स बन गए। तो गेट्स बने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पैसों की इधर से उधर से कर करा के। एक हमारे उस पे ट्रस्ट पे थे फील्ड मार्शल लॉर्ड इंज, उन्होंने काफ़ी पैसे इकट्ठे करे। कुछ तो उनके चाइनीज़ कनेक्शंस थे, होटुंग विच अ वेरी बिग बिजनेसमैन इन शंघाई, उन्होंने काफ़ी पैसे दिए। ऐसे उन्होंने काफ़ी पैसे इकट्ठे करे, और मैंने मिलेनियम कमीशन से और कुछ और जगह से तकरीबन हम दोनों ने मिलके सारे पैसे इकट्ठे। कितने पैसे इकट्ठे किए? उसमें लगा था 2.5 मिलियन, जस्ट ओवर 2.5 मिलियन पाउंड्स। हाँ। और फिर जगह हाइड पार्क कॉर्नर के पास। जगह की कोई बात नहीं थी, जगह तो तय हो गई। फिर वो थे एक द अर्ल ऑफ कार्नावान, वो क्वीन के बहुत ख़ास दोस्त थे उनकी, उनके वो ये घोड़ों की देखभाल करते थे। तो वो जाके उन्होंने क्वीन से बात करी, मेरे से कहा भी नहीं, उन्होंने फिर मुझे आके बताया कि क्वीन्स वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स राइट नेक्स्ट टू हर। बिल्कुल। बकिंगम पैलेस से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा 5 मिनट की वॉक होगी मेरे ख्याल से। So it is very, you know, so no, everybody was happy with it, but we got no support whatsoever from the Labour government, not at all, not even verbal, you know, that's quite surprising. सारी support जो हमें मिली है वो रॉयल फैमिली से मिली है, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स ने एक्सेप्ट कर लिया पेट्रन बनने के लिए। बहुत बड़ी बात है। और वो गेट्स बने और बहुत शानदार हैं, पूरी दुनिया देखती है। 2002 में जी। फिर क्वीन ने उनको वो किया। अब एक अजीब बात यह है कि ये जो भी ख़ासतौर से साउथ एशियन लोग जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जो भी 2 बड़ी वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उनमें उनका कितना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था। एक फिल्म आई थी क्रिस्टोफर नोलन की अभी पिछले साल, डंकर्क, आपने नाम सुना था उसका? मुझे पता है, जी, मैंने वो देखी फिल्म। नोलन डायरेक्टर उसके, और उसमें उन्होंने वो दिखाया किस तरह से चर्चिल रेस्क्यू कराते हैं, उन सब लोगों को निकाल के लाते हैं। हमको मना कर दिया, हमारे लिए इंडियंस को उन्होंने कहा इंडियंस नहीं लाए जाएंगे। एक साउथ एशियन उसमें दिखाई नहीं दिया। नहीं, पर उनको मना कर दिया ना, उनको तो वो तो वहाँ बीच पे पहुँचे ही नहीं ना। जो इंडियंस थे, अच्छा। इंडियंस जो इंडिया के थे, हाँ। सारे वो उनको, उनके जो ऑफिसर्स थे उनके आई इनको नहीं लाएंगे वापस, मतलब उनको छोड़ा है, उनको वहीं छोड़ा है। और ये जो फौजी जो थे, जो कि ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, हाँ, उनको रेस्क्यू नहीं किया गया ना। ये विंस्टन चर्चिल 1940 के ज़माने में इस मुल्क में हुआ। ये उस ज़माने में डंकर्क की कहानी है जी। मैं जानती हूँ, मुझे डंकर्क का पता है जी। पर उन्होंने वो ये है ना, आपने क्या नाम है उनका, जो लिबरल डेमोक्रेट लीडर हुआ करते थे, पैडी एशटाउन, तो उनके फादर इसके बहुत ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने कोशिश करी कुछ को लाने के लिए, बट दे पुट हिम अप फॉर यू नो फॉर what do you call it, to be put down, you know, to be told off. I've forgotten the word for the court martial. बहुत तकलीफ चैप्टर है, बहुत तकलीफ। और बर्मा से भी नहीं, बर्मा में भी उनको कह दिया कि तुम इंडियंस को मत लाओ,
सिर्फ अंग्रेज़ों को कोशिश करो लाने की बाहर। तो इनके पेडी एश्डाउन के फादर अपने जो इनकी जो प्लेटून थी उसको बाहर निकाल लाए। ये तो आपने मुझे फिर एक बार मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता कि जिससे मैं बात करूं यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिटिशियन से विंस्टन चर्चिल का जिक्र आ जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन अब तो आपसे पूछना मुझे बहुत ज़रूरी है। दूसरे भी बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं विंस्टन चर्चिल पर, और शशि थरूर ने पूरी किताब लिखी है कि किस तरह से वो जो बंगाल का फेमीन हुआ था, जो कहत पड़ा था अकाल, मुझे पता है उसमें उनका रोल अच्छा नहीं था। आप देखिए मैं आपको बताऊं जी, मैंने उससे कहा था, ये है ना जो ये मुझे नाम भूल रहे हैं आजकल, ये है उमर का तकाजा, तो वो हैं बहुत माने हुए नोबेल प्राइज़ के अमर्त्य सेन, थैंक यू। अमर्त्य सेन कहते हैं कि ये लड़ाई की वजह से फैमिन नहीं हुआ। अब मेरे दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहती है कि इतना कुछ निकाल लिया इंडिया से लड़ाई के लिए, तो शायद इसी वजह से फैमिन हुआ हो। वो कहते हैं नहीं, लेकिन बात दूसरी ये है कि उसके लिए किया कुछ नहीं। हमारे लोग मर जाएं तो किसी को परवाह नहीं थी, मर जाएं तो अच्छा कम हो जाएंगे। दैट्स द सैड बिट। कितने फैमिन्स हुए हैं ब्रिटिश राज में, कोई फैमिन नहीं हुआ जब से इंडिपेंडेंस आई है। तो दैट वी हैव टू एक्नॉलेज। And of course Churchill was very against any independence. He wanted to maintain the empire. And you know that I am old enough to remember some cartoons from the newspapers during the war, how they portrayed Churchill in India like a, all bad things, really negative publicity in India about हाँ वो इस तरह से है। और ख़ास तौर पे अब पिछले कुछ 5-6 सालों में और शशि थरूर ने उसको एक कैंपेन को लीड किया है, और कहीं ना कहीं ये है कि किसी तरह का और कुछ नहीं तो एक पाउंड का ही कंपनसेशन अगर ब्रिटेन दे दे, मान ले कि हमसे गलती हुई। नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए जो कॉन्करर्स आते हैं वो गलती क्या करते हैं, हमने आने दिया ना, गलती तो हमारी है। कोई साथ मिलके नहीं लड़ा। इवन ड्यूरिंग द म्यूटनी उन्होंने पेशवास ने कहा विल कम, फिर वो डिसाइड नहीं कर पाए कि लीड कौन करेगा। कोई बात है? हम वी आर द बिगेस्ट इडियट्स इन द वर्ल्ड। हम कभी साथ काम नहीं करते, यहाँ पे भी नहीं। कोई नहीं 2 जने साथ काम कर सकें, कोई भी। हमसे मतलब ये है जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, हाँ, साथ नहीं कुछ करते। हाँ, कोई बुरा काम हो तो साथ करते हैं। बट इफ यू नीड टू फाइट। अब देखें जब ये हुआ था ना विंड रश का, जब इन्होंने सेलिब्रेट किया था, पता नहीं कितना 10-15 साल 20 साल का, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। तो सारे काले जर्नलिस्ट मिलके सबने लिखा सब इन चीज़ों के बारे में। हमारी इंडिपेंडेंस वेंडर्स होती है, कौन इन जर्नलिस्ट है जो लिखते हैं? मैंने अमित रॉय से कहा एक दफ़े कि ये मेमोरियल के बारे में, तो कहता है आई एम अ जर्नलिस्ट हु इज़ इंडियन, आई एम नॉट एन इंडियन जर्नलिस्ट। ही डिडंट राइट अबाउट द मेमोरियल। इमेजिन। एक बात अचानक मेरे जहन में ये आती है कि आपको सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि आप ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों पे भी आप उठा रही हैं कि किस तरह से इस मुल्क में इंडियन कम्युनिटी ने अपने आप को पेश किया। दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको देखा जाता है कि आप तो इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा समझी जाती हैं, हिस्सा इस तरह से समझी जाती हैं कि आप विंडसर मेडनहेड जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ ज़्यादातर गोरे लोग रहते हैं, ज़्यादातर खाते पीते लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं ज़्यादातर, वहाँ से आप मेयर भी हुए और फिर वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन भी हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, कंजर्वेटिव पार्टी ने आपको नॉमिनेट किया, तो आमतौर पर समझा जाता है कि एक थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क का। इस जगह रहने के बावजूद कहीं कभी आपको महसूस हुआ कि आप इंडिया से आने वाली हैं, या आप जैसे शख्स को भी कभी रेसिज्म का सामना हुआ या नहीं? अच्छा देखिए, मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहली थी जी। क्या किया हाउस ऑफ लॉर्ड्स वालों ने मेरे लिए और मेरे साथ? यानी मैंने समझा था, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मैंने सोचा था कि मार्गरेट थैचर ने मुझे भेजा है क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई आए एशियन कम्युनिटी से जो उनकी मदद कर सके किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में। एक दफ़े किसी ने कुछ नहीं पूछा मेरे से और ना मुझे चांस दिया
ऐसे स्प्यूरियस वो दे देते हैं ना, एम्बेसडर टू दिस, एम्बेसडर वो बना देते हैं मुझे एम्बेसडर टू द एशियन कम्युनिटी। फिर मैं तकरीबन ये कह के तो जा सकती हूँ आई एम रिप्रेजेंटिंग द पार्टी। आई कांट रिप्रेजेंट द पार्टी विदाउट देम सेइंग यू आर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी। एंड एट दैट टाइम आई हैड लोड्स ऑफ कम्युनिटी कनेक्शंस, क्योंकि मेरा काम ही सारा कम्युनिटी के साथ था। अगर मैं मर्द होती तो मुझे कम्युनिटी लीडर कहते। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि कहीं तो मुझे तो बहुत इस चीज़ की वो है, इतने सालों में दे हैव नॉट गिवन मी एनीथिंग। इसीलिए क्या आपने पार्टी छोड़ दी थी? नहीं, मैंने 1998 में इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। आपने विप से आप अलग हो गई थी टोरी पार्टी के? 18 साल के बाद आई लेफ्ट 98 में, क्योंकि मैंने कहा कुछ तो मैं इन्होंने तो ये तो कह नहीं रहे हैं कि कुछ करो, और आई एम रिस्ट्रिक्टेड एज टू व्हाट आई वांट टू डू और आई वांट टू से, व्हाई शुड आई स्टे विद देम। फिर 99 में आप वापस आ गई? नहीं, वो अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। दैट वाज ओनली अ प्रोटेस्ट। जब उन्होंने ये कनावन नहीं, क्या नाम था इसका, अब तो वो मार्क्वेस ऑफ सॉल्सबरी बन गया है, ही वाज द लीडर ऑफ द हाउस। तो इसने हेग ने उसको निकाल दिया, विलियम हेग ने। हाँ, और मैं ये कहती हूँ कि जब आपका सबसे बड़ा गेम चलने आने वाला है तो आप बेस्ट प्लेयर को नहीं निकालते। तो मुझे बहुत गुस्सा आया हेग के ऊपर, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ एक उसमें प्रोटेस्ट करी थी मैंने। अब आपको क्रॉस बेंचर कहा जाता है? हाँ, अब तो मैं छोड़ गई ना बिल्कुल ही। ना आप लेबर में हैं ना अब आप? ना, किसी में नहीं, मैं पॉलिटिक्स में हूँ ही नहीं। जब आपको वोट डालना होता है तो कैसे डालती हैं? मैं वोट नहीं डालती हूँ, सिर्फ उसमें वोट डालती हूँ जिस चीज़ों को मैं सपोर्ट करती हूँ खुद अपने आप। जैसे ये जो हिंदुओं में कास्ट वाला मामला है, हाँ, ये आपने उठाया था, अगर ये आता तो इस पर वोट डालती हैं आप? हाँ, फॉर प्रो कास्ट ऑफ कोर्स, डजंट मैटर व्हिच पार्टी इट इज़। कि आप ये चाहती हैं कि इस मुल्क में वो सिस्टम जो कास्ट का है उसको एबॉलिश किया जाए? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कास्ट के ऊपर तो वो होना चाहिए उसमें। और बड़ी दिलचस्प मुझे ये बात याद है कि जो भी दलित ग्रुप से एक्टिव हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया है इस मामले पे? नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया है, पर वो तो करेंगे ही ना। हाँ, वो तो करेंगे। हाँ। एक नज़र भारत पे डालते हैं और पाकिस्तान पे भी डालते हैं, क्यों नहीं? दोनों जगहों। डालिए। इमरान खान पाकिस्तान में Well, he can't be worse than नवाज शरीफ। अब उनके अब्बा जी चले गए ना, तो फिर उनका बेचारों का क्या हुआ? पहले उनके अब्बा जी थे नवाज शरीफ के जी, वो बताते थे क्या करो बेटा, अब क्या करो। लेकिन पाकिस्तान जिस तरफ गया है पिछले कुछ सालों में, ये टेररिज्म चीज़ें, जिहादी मूवमेंट, सब कुछ, और फिर पाकिस्तान की आर्मी। बट सबसे ख़राब बात तो पाकिस्तान के लिए ये है कि उन्हीं के साथ टेररिज्म इतना हो रहा है। उनकी कंट्री में कितने लोगों को मारा है। ये कोई फेस्टिवल वगैरह होगा, लोग मॉस्क में जाएंगे, वहाँ बॉम्ब रख दिए, ये कोई बात है? आई मीन यू कांट डिनाई। हालांकि मतलब जवाब आपका लंबा भी हो सकता है, लेकिन आई वेलकम दैट। क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे चल पड़ा? इट्स अ फ्रस्ट्रेशन ऑफ सम काइंड दैट वी आर नॉट सक्सीडिंग। Maybe they're also looking at India and saying, why are they doing so well and we are not? But you see, India is not doing so well because the largest number of poor people in the world are in India. Sorry, poorest people. Not poor, poorest people in the world are in India. Even poorer than Africans. आपने इंडिया का जिक्र कर ही दिया है तो ज़ाहिर सी बात है मुझे आना भी था और आपसे पूछना भी था। अब जो इंडिया है, आज का जो इंडिया है, या यूँ कहिए पिछले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इंडिया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कैसा भारत बनाया उन्होंने? मैं तो देखती हूँ औरतों के प्रिज्म से, उनके लिए तो बहुत कम हुआ है। कुछ हुआ है, जस्ट माइनर थिंग्स, बट नॉट व्हाट ही सेड व्हेन ही फर्स्ट स्टार्टेड। आई मीन ही हैड द अपॉर्चुनिटी। अब देखिए ना, किसी को इतनी पावर नहीं मिली है पहले, किसी प्राइम मिनिस्टर को। सारी असेंबली उनके हाथ में, सारी गवर्नमेंट उनके हाथ में, क्या क्या नहीं कर सकते थे। मैं जब गई थी ना, जब शुरू में ये बने थे, तो मैं उससे ब्रिटिश हाई कमिश्नर के पास गई थी। मैंने कहा क्या हो रहा है? लंदन में? नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में।
तो उसने कहा कि जो तुम चाहती हो वो नहीं हो रहा, because they know my views, you see. मैंने कहा ये नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा अच्छा वो जो उन्होंने कहा है कि ये जो wheat वगैरह है वो 2 लोगों को, you know, there was a program. मैंने कहा you know what they're giving them? They're giving the rotted stuff. आप क्या चाहती थी जो नहीं हो रहा? मैं चाहती थी कि there should be much more strict penalties for domestic abuse. It's not easy to deal with that क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, इतने लोग हैं, इतने लोग गांव में रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करें जिससे कि मर्दों को थोड़ी सी फिक्र हो। जो घरेलू हिंसा है औरतों के खिलाफ होती है, इसके अलावा जो रेप के वाक़यात होते हैं, रेप का इतना ज़्यादा है। अब वो कहते हैं कि अरे भाई ये कर दो वो कर दो, you know, नी जर्क से कुछ नहीं होता। अब पुलिस वाले परवाह नहीं करते। अगर पुलिस वाले परवाह करें या एक स्पेशल पुलिस हो, अब देखें ना 2 लड़कियां जो थी लो कास्ट की, उनको रेप करके मार के टांग दिया, उनका क्या हुआ हमें नहीं पता चला, किसी को पकड़ा कि नहीं। अब ये जो बातें हैं इससे तो ऐसा लगता है कि हम इंसान नहीं बने अभी तक। औरतें तो इंसान हैं ही नहीं हमारे कल्चर में, ना मुसलमानों के ना हिंदुओं के। और ख़ास तौर से ये बात ख़राब है हिंदुओं के लिए, क्योंकि जो सबसे पावरफुल गॉड इफ़ यू कॉल इज़ अ वुमन, इज़ शक्ति, द मोस्ट पावरफुल, बट दैट डजंट ट्रांसलेट टू वुमेन। और इसके अलावा जो दूसरी एक जो ख़बर इंडिया से बराबर आती है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी शिकायत रहती है, ख़ासतौर पर मुसलमान, लिंचिंग आपने सुनी कि वहाँ पे जैसे गाय के नाम पे कुछ, हाँ मैंने सुना है, वायलेंस होता है, लोग मारे जाते हैं। और अगर आप किसी गाय को उसमें गाड़ी से कर दें एक्सीडेंट तो भागें जल्दी से, नहीं तो आपको सबको मार देंगे। तो नहीं, ये जो लिंचिंग वगैरह जो कुछ बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं, घटनाएं ऐसी हुई हैं इंडिया में जिसमें लोगों को मार दिया गया, हाँ। इसलिए कि या तो वो गाय लेके जा रहे थे या गाय को बेच रहे थे, या जो भी है गाय की तिजारत कर रहे थे। इस तरह की खबरों, उससे पूरी एक इनसिक्योरिटी का माहौल रहता है देश में। बस देखें ना, अब आप अगर मोदी को देखें तो उसका बैकग्राउंड क्या है। हमारे जैसे लोग तो कभी भी उसको बिल्कुल नहीं, जैसे लोगों ने अपनाया है उसको ऑलमोस्ट लाइक अ मॉडर्न गॉड, हम लोग नहीं अपना सकते। जो आया है शिवसेना की तरफ से, नहीं शिवसेना राष्ट्रीय सेवक संघ RSS की तरफ से जो आया है, उसके लिए हमारे दिल में हमेशा वो रहेगी फ़िक्र, क्योंकि you know, काफ़ी बातें हुई हैं ऐसी जिनको उसे रोक देना चाहिए था, उसने रोकी नहीं। नरेंद्र मोदी को रोकना चाहिए था, जो नहीं रोकी उन्होंने चीज़ें। These sort of things जो आप बता रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया इन चीज़ों के लिए। And that's a big worry for me, because अगर हम हैं सेक्युलर कंट्री तो हमें सबकी फ़िक्र रखनी चाहिए। बैरोनेस फ्लेदर, आप, मुझे पता है अब भी कुछ चीज़ों के लिए बिज़ी रहती हैं, कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जो आपके दिल को बहुत ही पसंद हैं और आप उनके नज़दीक हैं। एक दो तो उसमें कुछ जो वेमेन वेलफेयर के हवाले से हैं, अबाउट वेमेन, वो क्या है औरतों के बारे में जो आप कुछ कर रही हैं काम? मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह देखी हैं, मैं काफ़ी ट्रैवल कर चुकी हूँ, काफ़ी मैंने डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लिया है। तो मैंने ये देखा है कि अगर औरतों को काम मिल जाए, वो थोड़े से पैसे कमा सकें, तो सब कुछ बदल जाता है। ये एजुकेशन बहुत लेट हो गई है, औरतों के लिए ये लेट है, लड़कियों के लिए लेट नहीं है, लेकिन औरतों के लिए लेट है। अगर औरत को थोड़ी सी वो मिल जाए ताकत, तो वो अपनी फैमिली को संभाल सकती है। इसका फ़ायदा सारी फैमिली को होगा, सिर्फ औरत को नहीं होगा, क्योंकि वो फिर देखभाल करेगी अच्छी तरह। उसके लिए आप मतलब क्या कर रही हैं, क्या चाहती हैं? मैंने कोशिश ये करी थी कि मुझे 3-4 कॉर्पोरेट्स मिल जाएं जो इसमें हिस्सा लेने को तैयार हो जाएं, पर ये जो टाइम है ना ब्रेक्सिट वाला, इट्स नॉट अ गुड टाइम। पीपल डोंट वांट टू टेक ऑन कमिटमेंट्स। अब इंडिया में देखेंगे, अब मैं इंडिया जाऊंगी, मैंने कुछ थोड़ा बहुत उसके लिए लोगों से कहा है, if I can find some people who are willing to
we'll take on, say, 20 women this year who are not trained. We'll train them. और आपको पता है कितना आसान है औरतों को ट्रेन करना, बिकॉज वो तो चाहती है ना कुछ करना. उनके तो दिल में ये है कि हमें कुछ करने को मिले जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाए. मैंने देखा है बहुत, ज़रा सा कुछ दे दो औरत को, दे रन विद इट. एक बात और है जिसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि और वो कौन सी बातें जो आप मुझे बताना चाहती हैं. वो जहाँ मैं राय जानना चाहता हूँ वो एक ऐसा है जो आजकल बड़ा टॉपिकल इशू है. वो है जो इंडियन स्टूडेंट्स इस मुल्क में पढ़ने आते हैं, उनकी तादाद बहुत कम हो गई है, इसलिए कि जो वीज़ा की फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी खतरनाक. They should not have stopped that. पर सबसे बड़ी बात ये भी है, मैंने कई दफ़े ये जब मुझे चांस मिला है, मैंने चैम्बर में भी कहा है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनको ज़रूर एग्ज़ामिन करें अच्छी तरह. बहुत से तो बिल्कुल बोगस हैं. सो इट्स अ डुअल थिंग. सी, एक तो आ जाते हैं एज स्टूडेंट्स, बट दे कांट स्टडी बिकॉज देयर इज़ नो प्लेस फॉर देम टू स्टडी, बट इट्स अ वे ऑफ गेटिंग इन द कंट्री. तो अगर आप उनको निकाल दें, फिर आप स्टूडेंट वीज़ा दें जो उन जगह के लिए जो टेस्टेड एंड ट्राइड हैं. हाँ, लेकिन अभी तो मसला ये है कि टेस्टेड एंड ट्राइड जगहों पे ही जब स्टूडेंट्स आते हैं उनको नहीं मिलता. नहीं, मैं कह रही हूँ वो गलत है. गलत है ना? हाँ, लेकिन आप इस बात को कहाँ ठहराएंगे कि अभी तकरीबन 1 महीने पहले यही गवर्नमेंट जो टेरेसा मे की गवर्नमेंट है, और वो एक रिलैक्सेशन अनाउंस करती है. तकरीबन 16 कंट्रीज ऐसे होते थे जिनके लिए रूल्स रिलैक्स्ड हैं, यानी उनको यहाँ रुकने की आने की इजाज़त तो सभी को है पढ़ने के लिए, लेकिन ये कि थोड़ा पढ़ने के बाद में यहाँ काम करने की भी इजाज़त होती है, 2 साल 3 साल 4 साल. और उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये समझ सकते हैं हम कि क्यों. समझ सकते हैं किन even though they were originally criminals. मतलब जिनको क्रिमिनल्स बना के भेजा गया था यहाँ से. नहीं बन गए थे अपने आप. बन भी गए थे, जेलों में थे, जो भी थे बहरहाल. लेकिन उसके बाद में फिर उसमें 10 कंट्रीज और शामिल होते हैं, और उसमें जो लिस्ट में है, जैसे चाइना के लिए रिलैक्स्ड है नॉर्म, कंबोडिया के लिए पैसा चाहिए ना, और बहरीन के लिए रिलैक्स्ड है, इंडियंस के लिए नहीं है. इंडियंस तकरीबन 1,10,000 नौकरियां, कंपनियां जो हैं, इंडियन कंपनियां, उनकी वजह से यहाँ रोजगार चलते हैं. I know, I agree with you, but I don't get involved with immigration. There are a lot of facets of immigration that, you know, if you're involved. But there are a lot of people involved in that particular issue. मगर मैं ये कर रहा हूँ, जैसे हम तो सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं. हाँ, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ. गलत है ना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है. I thought they were going to do something about it. I thought I read something. पता नहीं. ये आदमी, ये कैसे है साजिद जावेद? I don't know him personally, I have to say. नहीं, लोग बार बार कह रहे हैं कि शायद इनकी समझ में कुछ आए, ये कुछ. I don't think so. I think he's a clever man. अगर क्लेवर नहीं होते तो वहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ पहुँच गए हैं. क्लेवर का मतलब क्या होता है यहाँ ब्रिटिश पॉलिटिक्स में? ये है कि बेवकूफ़ नहीं है. नहीं, उनको ये पता है कि इनको खुश रख के चलना है. ये भी जो लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी है वोटर की, उसको ध्यान में रखना पड़ता है. I don't think so. I don't think it's that bad. अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं. जी. आप यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, आप यहाँ गलतियाँ हैं जो उनकी बात कर रहे हैं. आप ज़रा थोड़ी सी नज़र अपनी कंट्रीज़ में डालें. कितनी डिस्क्रिमिनेशन है, कितनी ख़राब चीज़ें हैं, कितना, I mean it's, there's no perfection anywhere. लेकिन यहाँ पे फिर भी हम लोगों की लाइफ अपने देश से बेटर है, हर एक की. You know, I sometimes think कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कैसी एटमॉस्फेयर से, कैसे वहाँ चलता है काम. एक तो इतना झूठ, इतनी ब्राइबरी. आपको टेलीफोन चाहिए तो आपको इतने पैसे निकालने पड़ेंगे लोगों के लिए, तब टेलीफोन मिलेगा आपको. अब तो ज़माना बदल गया, अब तो मोबाइल बड़ी जल्दी मिल जाता है. नहीं, मोबाइल की तो बड़ी ये हाँ, एक ज़माने में आपने बिल्कुल सही कहा, एक ज़माने में बहुत. और भी कोई छोटी छोटी चीज़ भी हो, अब पानी की कमी हो रही है. You know, I mean, we're facing a lot of problems in our countries. Absolutely. Yeah, and we're not doing anything about it. पिछले साल यानी 2017 में आपके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए. हाँ. उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ. वो हम मिले थे लॉ के उसमें. आप लॉ करने के आई थी यहाँ पे? हाँ, तो उसमें मिले थे.
कहाँ और ग्रेज इन कहाँ पे या मैं तो इन अ टेम्पल में थी। अच्छा टेम्पल में मेरे ग्रैंडफादर भी इन अ टेम्पल में थे। मेरे फादर के फादर, नॉट गंगाराम साइड बट हिज। एक बात मैं आपको बताऊं जल्दी से, छोटी सी, कि मेरे जो फादर के ग्रैंडफादर थे पैटर्नल, वो पर्शियन स्कॉलर थे। वाह। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था खुशवक्त। खुश वक्त। हाँ, खुशबख्त और खुशबख्त, अच्छा ठीक। हाँ, दोनों चीज़ें तो बहुत। फिर उसके बाद मेरे फादर का नाम था आफ्ताब। आहा, आफ्ताब। हाँ, और मेरे भाई का नाम था शौकत। वाओ। और मेरे नेफ्यू का नाम है अमन। और मेरी जो उसकी बेटी है, ग्रेट नीस, उसका नाम है इम्तियाज़, क्योंकि उनके लड़का नहीं है। So it's a kind of tradition in our family that the first child will be have a Muslim name. That's incredible. Yeah, it's wonderful because you see we had such good relationships with Muslims. It's one of the saddest things that because of Pakistan that we lost touch with many of our very close. Well, they were like relations. They were more than friends. Indeed. अच्छा, फिर आपने पूछा था मेरे हस्बैंड के बारे में। तो मेरे हस्बैंड, I think he was a brave man to marry me. Gary Flether. जी. He was a lawyer and he barrister and he did well at the bar. Then he got MS, multiple sclerosis. So he started to get disabled. So he had to stop practicing because that means going from court to court. He couldn't do that. So then he started sitting as a recorder. Then he continued. The Lord Chancellor said he could continue sitting because usually if you're a recorder and you don't become a judge, they take away the recordership. But they in those days they didn't make judges who had some illness, because immediately you became a judge, after a week you were entitled to full pension. They've changed that, so that now if you work for 6 months, get 6 months pension. If you work for full life, then you get full pension. So they've changed it, but at that time they hadn't. So he sat a lot in Reading. They converted they converted the library for him, so he could get in his wheelchair without difficulty. So he worked all his life. And I personally think, you see, he had to retire, when he was 75 he retired, which is late. And because Reading Court asked the Lord Chancellor to let him sit for another 2-3 years. So he went on for longer than most other people. So he was quite successful actually. He became a deputy high court judge, which the Lord Chancellor made him, and he sat all the time as a judge. And then he did a lot of things like inquiries, and he helped the Home Office trying to create ways of how do you find suitable people for this or that or the other, laying down the rules and requirements. So he was a very busy man, and I think that's what kept him going, because I'm told that people with MS would not live beyond about maximum 65. And touch wood, he lived long, much longer. एक लंबी जिंदगी गुजारी तो उन्होंने। इतना हो गया, पर ये है ना कि हमारी लाइफ बदल गई इस वजह से कुछ, लेकिन because I had the House of Lords, it helped me. Otherwise, I think it would have been very hard for me. Because I did I always did what I could for him. But you still need something of your own. आप वक्त आपका थोड़ा आपके पास ज़्यादा होता है? लगता तो नहीं है, पर होगा ज़रूर कहीं ना कहीं. A lot of things get left over when you're busy with the House of Lords, you see. अब ये है, उनकी चीज़ें हैं इतनी, उनको कह रहे हैं कहाँ, सबसे पूछ लेंगे कुछ चाहिए तो ले जाओ, फिर then I'll give them to Salvation Army. I don't like giving things to charity shops because they sell them.
They sell. Yeah, I would like to give it to Salvation Army because they give it. और बहुत सी चीज़ें हैं, ये हैं 3 वो हैं things which you can lift a person up with, क्या कहते हैं उसका भी नाम भूल गई हूँ, और 3 wheelchairs हैं. If somebody is listening to your program and they would like something, let me know, because if they don't have any money and they need it, I'd give it. Because what to do? You have to do something. आपके बेटे से मैं मिला जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं. हाँ, जी. पढ़ाता नहीं है. अच्छा. काम करते हैं. अच्छा, काम करते हैं वहाँ पे. एडमिनिस्ट्रेशन में शायद. नहीं, he was running a thing called the European, which was about the European Union. But lots of people came from the European Union to Oxford, and it was to prepare them for coming to Oxford. And also, the European looked after 9 of the most prominent European universities. एक बात इजाज़त लेने से पहले मुझे ये बताइए, इतने खूबसूरत ये जो कुर्ते हैं, मैंने आपको देखा है, और वो आप कभी कश्मीरी अंदाज के कड़े हुए, ऐसी शानदार चीज़ें, आपकी एक शख्सियत है, पहचानी जाती हैं. ये कहाँ इंडिया जाके लेके आती हैं पाकिस्तान? सुनिए, पहले तो मैं साड़ियाँ पहनती थी, और मेरे दिमाग में ये भी बात है कि उसकी वजह से भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो नॉट द पीपल, द मेंबर्स were lovely to me always. I would have no complaint about any member, especially of the hereditary peers. अब लोग कहेंगे कि भाई उनके साथ तुम्हारा क्या मेल था? They were the nicest to me, always. And they are always my closest friends are still the hereditary ones who are still there. अब ये है कि मैं साड़ियाँ पहनती थी, मेरा ख्याल है इस वजह से भी उनको कुछ वो लगता था, फ़र्क सा लगता था. अब जो आई हैं ना ये who become more important and become sort of ministers and things, they all wear western clothes, Indian women. हम तो उसमें हमारी शुरुआत हुई थी उसमें इंडिपेंडेंस के दिनों में, तो हम तो कभी नहीं वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने को तैयार थे. तो फिर I had trouble with my knees, so I stopped wearing sarees. Then I started wearing these Kashmiri coats. अच्छा, ये जो है आप देख रहे हैं, this brings the 2 countries together. My Pakistani friend brought it for me. I have several Pakistani things which she brought for me. मतलब मुझे बार-बार ये लग रहा था ये तो कुछ लखनऊ का बड़ा, और ये लखनऊ का नहीं है ना. नहीं आपने बताया. बिल्कुल लखनऊ का नहीं है. देखिए ये लखनऊ का स्टाइल ही नहीं है. ये क्रोशे का. मेरे पास लखनऊ के भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं है. और इसमें मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ है जो रंगों का इम्तिजाज है, जो मिला जुलापन है. It's so wonderful. इतने हल्के हल्के शेड्स हैं. ये मेरा फेवरेट वो है कहीं आने जाने के लिए. मैंने आपके लिए पहना है. अरे आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कहते हैं ना, इससे ज़्यादा इज्जत अफजाई नहीं हो सकती थी. और आपने जितनी दिलचस्प बातें बताई हैं, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इस कदर खुल के आप अपनी बात कहती हैं. शायद ही मैं कभी ऐसे लोगों से मिला हूँ I know. जो इतने इत्मीनान से अपनी बात कह सकें. आपको इस बात का कतई डर नहीं कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या मुझे कहेगा? बिल्कुल डर नहीं है. मैं आपको बताऊं एक शिव जी की कहानी जल्दी से. जी ज़रूर. तो पार्वती ने कहा, आपने मेरे से कहा था कि आप मुझे दुनिया दिखाएंगे. क्या करोगी जाके? नहीं मुझे जाना है. अच्छा चलो. फिर वो उनका जो नंदी था ना, बैल, वो और शिव जी और पार्वती, अच्छा दोनों जने बैठे थे नंदी पे. तो पहले लोग जो उनको मिले वो कहते देखो कितने ये लोग कितने बुरे हैं, 2 जने बैठे हुए हैं बैल पे. तो एक जना उतर गया, शिव जी उतर गए. तो फिर दूसरे लोग जो मिले वो कहते हैं इस औरत को देखो, इसका पति पैदल चल रहा है, ये बैल पे बैठी है. तो उन्होंने अदली बदली कर लिया. तो फिर लोगों ने कहा ये आदमी कैसा है, बेचारी औरत को पैदल चला रहा है. फिर दोनों उतर गए. फिर चौथे लोगों ने कहा कि देखो कितने बेवकूफ़ हैं, इनके पास इतना अच्छा बैल है, ये नहीं. अब मैं क्या करूं, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब सुनने की. That's the world. My mother told me this story and I have never forgotten it. Beautiful story. It is a beautiful story. Absolutely. It's so simple, but it tells you something about us. और जो दुनिया में 10 लोग कहते हैं उसकी परवाह नहीं करनी है. क्या परवाह करके करेंगे, क्या करेंगे? The only thing was, will they come and kill me? All right, I've lived a good life. But you know, most of the people who grumble and complain, they don't have the, they don't
know how to really take action properly. I mean, if they really think I'm wrong, they should do something. They should come and see me, tell me why I'm wrong. They just don't like the truth. I tell you something else which is probably not so good, but the people who are do the benefits in places like Bradford and so on, they're scared when the Muslims come to do benefits and things, especially the men. They're scared. They just give in. There is a lot of, they have created their own village in Bradford. And a doctor, a Muslim doctor I might add, did some research in the disability in children. Highest number of disabled children in the whole of UK are in Bradford. And you know why? They marry first cousins. अब कम से कम ये तो उनसे कहिए कि ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? ये बात आपने जब पहले कही थी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, तो कंट्रोवर्सी, अब देखें ना, बच्चे उनके बीमार बैठे हैं उनके पास। अभी मेरी जो वो पोलिश औरत है, आपने तो ये भी कहा था कि हलाल गोश्त की भी जरूरत नहीं है। नहीं, ये नहीं मैंने कहा। नहीं, कुछ मेरे ख्याल से आपने कही थी। मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं आपको, मैंने कहा है कि आप लेबल करें, हलाल को लेबल करें, स्टंड है कि नहीं स्टंड है, क्योंकि मुस्लिम्स डोंट वांट इट स्टंड. They don't think it meets the criteria. Just label it as pre-stunt or not, because I don't want to eat the non-pre-stunt, but I'll eat pre-stunt halal. Okay? I never said don't give halal, but ab dekhein places like Subway are serving halal. I am eating halal without knowing it. Now, why should I? They don't want to eat the other meat without knowing. Why should I have to eat non-pre-stunt halal without knowing? KFC में और नैंडोज में बहुत जगहों पे हलाल मिलता है। सब जगह सारे टेक अवे सब हलाल दे रहे हैं, पर हमको बताते हैं क्या? उस पर लिखा है कि ये हलाल है? I don't like that. It's my human right to know what I'm eating. It's their human right to know what they're eating. And we respect their human right, but they don't respect mine. Nobody respects mine. Watch the space. तो आप इसी कंट्रोवर्शियल नोट पे इंटरव्यू खत्म करें या कोई और ऐसी अच्छी सी बात, कोई अच्छी सी बात पे खत्म करें, कुछ अच्छी सी बात पे खत्म करें? मेरे ख्याल से इसमें तो थोड़ा सा जरा सा ये बांटने वाली बात हो जाती है। नहीं, बांटने की बात नहीं है, ये बिल्कुल साथ लाने की बात है। सिर्फ ये है कि सबके राइट एक बराबर होने चाहिए। उनके राइट हैं, हमारे भी राइट हैं कि हम नहीं खाना चाहते वो नॉन स्टंट, हम स्टंट हलाल खा लेंगे, नॉन स्टंट नहीं खाएंगे। अच्छा, अब मुस्लिम्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि लेबल हो, क्योंकि वो कहते हैं हमें प्री स्टंट दे देते हैं, कह के ये प्री स्टंट नहीं है। So they don't like it either. So all of us should be told. शुरू में जब आपका बयान आया था इस मुल्क में तो लोगों ने ये समझा था कि आप ये करिए हलाल नहीं होना चाहिए, तो उस पर लोगों ने कहा कि कोशेर के बारे में तो आपने नहीं कहा, जो यहूदी खाते हैं कि वो भी गलत है। अब ये है ना कि जो चीज़ हमें, मैं नहीं कह रही कि वो ना खाएं हलाल, I've never said that, and I never will say that. That's fine, but please give us some rights also. I mean, we came here not to an Islamic country. If we were living in an Islamic country, we'd have to accept all that. You see, it's very interesting that they think they are in a country where they should have all these rights, but if we go to their country, we don't have any rights. The irrepressible. That troublemaker, Baroness Shrila Flether. Somebody has to be a troublemaker in life. Lady Flether, Baroness Flether, Shrila जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पूरा नाम श्रीला आगे क्या लगाते? कुछ नहीं है, राय। अच्छा, श्रीला राय। हाँ, मेरे फादर थे आफ्ताब राय, शौकत राय, खुशवक्त राय। लोगों को लगे क्या क्या नाम है। और लाला गणेशी लाल थे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे फादर के ग्रैंडफादर। वो एक अखबार छापते थे और वो थे पर्शियन स्कॉलर। बताया आपने, तो उनको नाम ये बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब सबसे बड़ी बात तो दुख की मेरे लिए ये है कि लोग फ़र्क देखने लगे हैं, हम लोग फ़र्क देखें। मुझे नहीं फ़र्क लगता, क्योंकि आई एम old enough to realize that there is no difference. And I get treated so. I've been 4 times to Lahore. It's been wonderful, but my
closest friend has died, so I don't want to go again. Thank you very much. You're very welcome. Absolutely. Thank you. That was a difficult interview. It because was you a beautiful interview. You wanted this, that, and the other, everything, and the other, and the further other. cineinc.com